तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अपथ्रस्ट क्या होता है और अपथ्रस्ट क्यों लगता है, ये डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि चीजें फ्लोट क्यों करती हैं। ऐसा हमने सुना है कि हल्की चीजें फ्लोट करती हैं और भारी चीजें डूब जाती हैं। तो ये जो हल्के और भारे का कंसेप्ट है, ये हमने किस हिसाब से डिफाइन किया हुआ है, या कंसेप्ट किस हिसाब से डिफाइन किया हुआ है, और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चीजों का फ्लोट करना या सिंक करना कैसे काम करता है। ठीक है, तो हल्के और भारे का कंसेप्ट यार सिंपल सी बात है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। हम में से सबको पता है कि बचपन में 9th क्लास में हमने डेंसिटी डिफाइन की थी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी की डेफिनेशन है कि मास अपॉन वॉल्यूम, ये बहुत ही एकदम बेयर मिनिमम से डेफिनेशन है जो सबको पता होनी चाहिए। कितनी वॉल्यूम में कितना मास है उसका काउंट देता है कि v वॉल्यूम में अगर m मास है तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा। 1 यूनिट वॉल्यूम में मास निकालने के लिए आप मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। जैसे कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आयरन। डेंसिटी ऑफ वुड लेस देन डेंसिटी ऑफ आयरन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वुड में अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है, वो अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम आयरन से कम है, ऐसा कुछ। तो अगर आप सेम वॉल्यूम की वुड लोगे और उसी सेम वॉल्यूम का आयरन लोगे तो कम मास वुड का होगा और ज्यादा मास आयरन का होगा। राइट, तो डेंसिटी वगैरह की बात हो गई। हम कुछ केसेस अज्यूम करते हैं, कुछ केसेस कंसिडर करते हैं। जो बॉडी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम एक बॉडी ऑब्जर्व करने वाले हैं। बॉडी क्यों ऑब्जर्व करने वाले हैं? हम उस बॉडी को लिक्विड में डुबा के देखेंगे, लिक्विड या फ्लूइड में उस बॉडी को डुबाएंगे और देखेंगे कि वो बॉडी फ्लोट करती है या सिंक करती है। तो बॉडी की बात करें तो इस बॉडी की जो टोटल वॉल्यूम है, ऐसा मान लेते हैं द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज वीबी। और इस बॉडी की डेंसिटी, जिस बॉडी को तुम लिक्विड में डुबाने की कोशिश कर रहे हो या लिक्विड से निकालने की कोशिश कर रहे हो, उस बॉडी की डेंसिटी है रो बी। रो के पैर पे बी लिखा हुआ है। ठीक है, तुम बॉडी को एक लिक्विड में या एक फ्लूइड में डुबाने की कोशिश कर रहे हो। जिस फ्लूइड में आप बॉडी को डुबाने वाले हो उस फ्लूइड की डेंसिटी है रो एफ। ठीक है, तो जब बॉडी को डुबाओगे तो बॉडी की कुछ वॉल्यूम सबमर्ज होगी, और बॉडी की वॉल्यूम सबमर्ज्ड की बात करें, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड ऑफ द बॉडी वीएस। बॉडी कितना फ्लूइड में डूबी हुई है। एक्चुअली इस फ्लूइड को मैं यूजुअली लिक्विड लेके चलता हूँ। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पानी में बर्तन है, बर्तन में, सॉरी, बर्तन में पानी है, पानी में आपको बॉडी डुबा रहे हो, ऐसा। वैसे गैस में भी बॉडी डूबी हो सकती है। जैसे एग्जांपल दे तो हम सब लोग एक गैस में डूबे हुए हैं, हमारे पास एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, हम उसमें डूबे हुए हैं। एटमॉस्फेरिक गैस एक फ्लूइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और वॉल्यूम सबमर्ज के बारे में। क्या सबमर्ज वॉल्यूम जीरो हो सकता है? हाँ, सबमर्ज वॉल्यूम जीरो हो सकता है। बॉडी लिक्विड में डूबी ही नहीं है, दैट मीन सबमर्ज वॉल्यूम कितना है? जीरो। सबमर्ज वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो सकता है? हाँ, सबमर्ज वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी भी हो सकता है। क्यों? मान लो ऐसा आपने बॉडी पूरी की पूरी लिक्विड में डुबा दी तो सबमर्ज वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो बॉडी के टोटल वॉल्यूम से छोटा हो सकता है। बिल्कुल, बॉडी आधी डूबी हुई है, बॉडी 1/3 डूबी हुई है, बॉडी 2/3 डूबी हुई है, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड ऑफ द बॉडी कैन बी लेस देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। क्या नहीं हो सकता? जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो पूरे के पूरे बॉडी के वॉल्यूम से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या ये चीज लॉजिक बनाती है? हाँ, ये चीज बिल्कुल लॉजिक बनाती है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा मान के चलते हैं कि अगर अगर बॉडी को सबमर्ज करते हैं, इफ सबमर्ज्ड, तो क्या होगा? बॉडी के ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा। अगर सबमर्ज करने पे बॉडी पे अपथ्रस्ट लगता है, बॉडी पे कितना अपथ्रस्ट लगेगा? अपथ्रस्ट लगेगा बॉडी का कितना वॉल्यूम सबमर्ज किया मल्टीप्लाइड बाय किस फ्लूइड में बॉडी को सबमर्ज किया जा रहा है या किस लिक्विड में बॉडी को सबमर्ज किया जा रहा है, इनटू ग्रेविटी। अगर बॉडी सबमर्ज की जाती है तो दिस इज द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। और बॉडी का वेट कितना है? मैं बॉडी के वेट की बारे में बात करता हूँ। मैं बॉडी के वेट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? मैं बॉडी के वेट के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि बॉडी तैरने वाली है या बॉडी डूबने वाली है।
तो एक फोर्स है जो बॉडी को नीचे खींच रहा है, उसका वेट। एक फोर्स है जो बॉडी को तैरने की कोशिश करवा रहा है, कौन? अपथ्रस्ट। बॉडी का वेट कितना हो जाएगा? बॉडी का वेट हो जाएगा, बॉडी का वेट के लिए क्या करेंगे? बॉडी की टोटल वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो गया? ये हो गया मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि जो अपथ्रस्ट लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और बॉडी पे जो वेट लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। अब जाहिर सी बात है, तुम बहुत लॉजिकली देखो, अगर बॉडी को फ्लोट करना है, फ्लोट करना है, फ्लोट करने से तुम लोग क्या समझते हो? फ्लोट करने से ये समझते हो कि बॉडी पानी पे तैर रही है, या बस ऊपर जाते जा रही है, ऊपर जाते जा रही है? क्या समझते हो फ्लोट करने से? क्या विजुलाइज होता है फ्लोट करने पे? तुम फ्लोट को कैसे डिफाइन करते हो, सोचो जरा। देखो, मैं फ्लोट करने को कैसे डिफाइन करता हूं कि अगर बॉडी पानी की सरफेस पे है, लिक्विड की सरफेस पे है, वो सरफेस पे रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। और अगर आपने उसको डुबा दिया, पानी के नीचे डुबा दिया, तो ऐसे ऊपर होकर सरफेस तक कहीं पे आ जाएगी और फिर रुक जाएगी। तो बॉडी अगर फ्लोट करती है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो अपथ्रस्ट बॉडी पे लग रहा है वो किसके बराबर हो गया? वेट के बराबर। अपथ्रस्ट अगर वेट के बराबर हो गया तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बराबर है, ऊपर वाला नीचे वाला फोर्स बराबर है, तो बॉडी ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, ऐसा कुछ कह सकते हैं। और अगर बॉडी को सिंक करना है, अगर बॉडी को सिंक करना है, तो जाहिर सी बात है जो फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, वेट, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट। इसका मतलब बॉडी सिंक करने वाली है। इस केस में नेट फोर्स किस डायरेक्शन में? नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, और बॉडी सिंक कर जाएगी। राइट, तो ये सब कंडीशंस हो सकती हैं। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ कि जो अपथ्रस्ट है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपथ्रस्ट की बात करता हूं, ठीक है? मैं बात करता हूं सिर्फ अपथ्रस्ट को। अपथ्रस्ट के फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपथ्रस्ट के फॉर्मूले की बात करता हूं। अमाउंट ऑफ अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। और अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या है? ये अपथ्रस्ट की वैल्यू है। ठीक है, तो किस किस चीज की वजह से अपथ्रस्ट चेंज होगा? अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी तो अपथ्रस्ट चेंज होगा, जाहिर सी बात है। बट अर्थ की सरफेस पे तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है? जिस लिक्विड में डुबा रहे हो, उस लिक्विड की डेंसिटी पे अपथ्रस्ट डिपेंड करता है। आप ज्यादा डेंस लिक्विड में बॉडी को डुबाने की कोशिश करोगे, वो डेंस लिक्विड ज्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा। तो बॉडी को वाटर में डुबाने की कोशिश कर रहे हो वर्सेस बॉडी को मरकरी में डुबाने की कोशिश कर रहे हो, मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो मरकरी ज्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा, ठीक है? अपथ्रस्ट एक और क्रूशियल फैक्टर पे डिपेंड करता है। अपथ्रस्ट किस क्रूशियल फैक्टर पे डिपेंड करता है? अपथ्रस्ट डिपेंड करता है कि बॉडी की वॉल्यूम जो है वो कितनी सबमर्ज्ड है उस लिक्विड में। तो अगर बॉडी की वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंक्रीज करते हो, मतलब बॉडी को और ज्यादा डुबाया, मान लो बॉडी पहले आधी डूबी हुई है तो अपथ्रस्ट लग रहा है, बॉडी को आपने और ज्यादा डुबा दिया तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड डूब गई है, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को इंक्रीज करते हो तो अपथ्रस्ट भी इंक्रीज करने वाला है। तो मुझे बात बताओ, अगर आप सबमर्ज्ड वॉल्यूम, बॉडी की कितनी वॉल्यूम डूबी हुई है, इसको इंक्रीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपथ्रस्ट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है। समझ में आ रही है? इसको इंक्रीज करते जाओगे, अपथ्रस्ट इंक्रीज होता जाएगा। कब तक इंक्रीज होगा अपथ्रस्ट? क्या सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हो, या सबमर्ज वॉल्यूम इंक्रीज करने का कोई एक अपर लिमिट है? सोचो जरा। यस, बिल्कुल। ये जो सबमर्ज वॉल्यूम है, इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी मैक्स वैल्यू हो सकती है बॉडी की वॉल्यूम। तो बॉडी की पूरी वॉल्यूम डुबा दी, उससे ज्यादा सबमर्ज थोड़ी हो सकता है। यानी कि आपने एक चीज देखी, आपने क्या देखा कि जो अपथ्रस्ट है, उस अपथ्रस्ट की मैक्स वैल्यू कब लगेगी? उस अपथ्रस्ट की मैक्स वैल्यू तब लगेगी जब पूरी की पूरी बॉडी डूबी हुई है, सही है ना? जब पूरी की पूरी बॉडी डूबी हुई है, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड हाईएस्ट है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड हाईएस्ट है तो अपथ्रस्ट हाईएस्ट है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, हम क्या कर रहे थे? हम बॉडी को बार बार लिक्विड में डुबा रहे थे। तो बहुत सारे केस बन सकते हैं। मैं सबसे पहला केस लेके चलता हूं, ऐसा कि जो बॉडी डुबाई जा रही है, उस बॉडी की वॉल्यूम फ्लूइड की वॉल्यूम से बड़ी है, यानी कि बॉडी रिलेटिवली डेंस है एज कंपेयर टू द फ्लूइड। ठीक है, ये बॉडी फ्लोट करने वाली है, सिंक करने वाली है। तो मैंने कहा मान लो इस केस में, मान लो इस केस में बॉडी फुली सबमर्ज्ड है, ये सबमर्ज का शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखता हूं,
इस केस में बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है। फुल्ली सबमर्ज्ड है मतलब सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि अगर फुल्ली सबमर्ज्ड मान लेते हो, फुल्ली सबमर्ज्ड मान लेते हो, तो इस केस में जो अपथ्रस्ट बॉडी पे अभी लग रहा है वो अपथ्रस्ट क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल है, जाहिर सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी पे कितना मैक्सिमम अपथ्रस्ट लगेगा, फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी पे जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट लगेगा दैट विल बी इक्वल टू सारा का सारा वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी। और इस बॉडी का वेट कितना होने वाला है, इस बॉडी का वेट लिखना बहुत आसान है, बॉडी की वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। अब लॉजिक लगाओ कि फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी पे हाईएस्ट पॉसिबल फोर्स जो ऊपर को लग सकता है, अपथ्रस्ट हाईएस्ट पॉसिबल लग रहा है, और ये वेट कहां खींच रहा है उसको, वेट नीचे खींच रहा है। अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ, वेट लग रहा है नीचे की तरफ। अपथ्रस्ट और वेट में ग्रेविटी की वैल्यू कॉमन है। अपथ्रस्ट और वेट में क्या ये दोनों वॉल्यूम सेम है, ये दोनों वॉल्यूम्स अलग अलग है, ये दोनों वॉल्यूम सेम है। क्यों? क्योंकि जो सबमर्ज वॉल्यूम है उसकी वैल्यू एक्चुअली पूरी बॉडी की वॉल्यूम के बराबर है। तो अपथ्रस्ट और वेट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आ रहा है फ्लूइड की डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटी के कारण। और फ्लूइड की डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटी में किसकी डेंसिटी ज्यादा मान के चल रहा हूं इस केस में, कि भाई बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो बताओ वेट बड़ा है या मैक्सिमम अपथ्रस्ट बड़ा है? आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस केस में जो वेट है वो मैक्सिमम पॉसिबल अपथ्रस्ट से भी बड़ा है। तो यार दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स जो लिक्विड इस बॉडी को तैराने के लिए लगा सकता है। वो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स भी वेट को बैलेंस करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा, जाहिर सी बात है। यानी कि ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी सिंक करेगी, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि बॉडीज ऑफ हायर डेंसिटी सिंक डाउन इन अ लिक्विड ऑफ लोअर डेंसिटी, ठीक है। ये केस कब कंसीडर कर रहा हूं, ये केस तब कंसीडर कर रहा हूं जब बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है। अगर बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड होती, पार्शियली सबमर्ज मतलब आधा लिक्विड के बाहर है आधा लिक्विड के अंदर है, अरे यार पार्शियली सबमर्ज होने में क्या है ना कि अपथ्रस्ट की वैल्यू और डिक्रीज कर जाने वाली है। अपथ्रस्ट की मैक्सिमम वैल्यू ही वेट से छोटी है, और अपथ्रस्ट की और कम वाली वैल्यू तो वेट से छोटी होगी ही होगी। तो ये बॉडी अगर पार्शियली सबमर्ज्ड भी है तो भी ये बॉडी डूबने ही वाली है, जाहिर सी बात है। जब फुल्ली सबमर्ज में डूब रही है तो पार्शियली सबमर्ज में तो डूबेगी डूबेगी। ऐसा बाय द वे मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ऐसा क्या मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि जो बॉडी की डेंसिटी है यूनिफॉर्म है, बॉडी में कहीं कोई कैविटी वैविटी नहीं है, होमोजेनियस बॉडी। फ्लूइड की डेंसिटी है यूनिफॉर्म है, होमोजेनियस फ्लूइड है, ऐसा मान के चल रहा हूं। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन दे दे जिसमें बॉडी के अंदर कैविटी हो। अगर बॉडी के अंदर कैविटी है तो जहां जहां बॉडी में मास होगा, मटेरियल भरा होगा, वहां अलग डेंसिटी है। कैविटी के अंदर कुछ नहीं है, वहां जीरो डेंसिटी है। इन दैट केस आप ऐसे लॉजिक नहीं लगा सकते, एक सिंगल वैल्यू डेंसिटी की नहीं दे सकते अगर होमोजीनियस ना हो तो ये सब लॉजिक सिर्फ तभी लगाना जब बॉडी भी होमोजीनियस है और लिक्विड भी होमोजीनियस है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि बॉडी विद अ हायर डेंसिटी सिंक्स डाउन इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिवली लेस डेंसिटी, ठीक है। अब मैं दूसरा केस लेता है, दूसरा केस क्या लेता हूं, ऐसा मान लो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा सॉलिड मटेरियल लिया, बॉडी, सॉलिड मतलब बॉडी, जिसकी डेंसिटी एकदम उस फ्लूइड के या उस लिक्विड के बराबर है जिस लिक्विड में उस बॉडी को डुबाया जा रहा है, ठीक है। इस केस में एक बार मानते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि बॉडी फुली सबमर्ज्ड है, बॉडी फुली सबमर्ज्ड है, यानी कि जो आपका अपथ्रस्ट लग रहा है वो मैक्स पॉसिबल अपथ्रस्ट लग रहा है। मैक्स पॉसिबल अपथ्रस्ट, सबमर्ज वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी। और इस केस में जो वेट होगा, वेट तो देखो हर केस में एक ही वैल्यू का रहने वाला है। और आपको पता है कि जो सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है दैट हैज अ वैल्यू इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि तुम मान के चल रहे हो कि बॉडी फुली सबमर्ज्ड है। इस केस में आपको बहुत एविडेंट तरीके से दिख रहा है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल अपथ्रस्ट है वो किसके बराबर है, मैक्सिमम पॉसिबल अपथ्रस्ट वेट के बराबर है। यानी कि अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है, अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना होने वाला है, बॉडी पे नेट फोर्स 0 होने वाला है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर फ्लूइड रेसिस्टिव फोर्स लगाता है, विस्कस फोर्स लगाता है। फ्लूइड विस्कस फोर्स लगाता है, ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा फ्लूइड है जो विस्कस फोर्स नहीं लगाने, ठीक है। अब बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, इसका क्या मतलब है,
सब लोग छूटते ही ये बोलते हैं सर बॉडी पे नेट फोर्स 0 है मतलब वो बॉडी रेस्ट पे रहने वाली है। नहीं, बॉडी पे नेट फोर्स 0 है मतलब उस बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है। अगर बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह सकती है। कांस्टेंट रहने का मतलब या तो बॉडी हमेशा रेस्ट पे रह सकती है या फिर बॉडी मूव करती हुई भी हो सकती है, बट वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करनी चाहिए। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में तो स्ट्रेट लाइन आ ही जाएगी, जाहिर सी बात है। तो जब तक ये बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है तब तक इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? 0। बॉडी पे नेट फोर्स 0 है मतलब उसकी एक्सेलरेशन 0 है, मतलब या तो वो हमेशा रेस्ट पे रह सकती है या तो वो मूव करती रह सकती है। यानी कि वो बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड है। वो बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड है। हाँ भाई, बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड है तो उस पे नेट फोर्स 0 है। वो हो सकता है ऊपर जा रही हो सकता है नीचे जा रही हो, पर जाएगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी। नहीं तो हो सकता है बॉडी हमेशा रेस्ट पे भी रहे, कोई बड़ी बात नहीं है जब तक वो फुल्ली सबमर्ज्ड है। ठीक है, याद नहीं कर लेंगे फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी फ्लोट करेगी। किसने बोला है फ्लोट करेगी? ये रेस्ट पे रह सकती है पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर। ये पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर पानी के अंदर डूबी हुई कहीं मूव भी कर सकती है, पर जो मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर इसको पूरा पानी के अंदर डुबा के एकदम रेस्ट पे रख के छोड़ दिया, पानी के अंदर पूरा डुबा के रेस्ट पे रख के छोड़ दिया, ना ही ऊपर जाएगी ना ही नीचे जाएगी, क्योंकि आपने रेस्ट पे रख के छोड़ा और एक्सेलरेशन 0 तो वही रेस्ट पे रहेगी। तो आप कह सकते हो इफ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फुल्ली सबमर्ज्ड सिचुएशन में, इफ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ये क्या करने वाली है? ये फ्लोट करने वाली है। फ्लोट करने वाली है मतलब वहीं पे रह जाने वाली है, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। ठीक है, इसी केस में हम मानते हैं कि बॉडी पार्शली सबमर्ज्ड है। अगर ये बॉडी पार्शली सबमर्ज्ड है तो देखो यार, पार्शली सबमर्ज में जो सबमर्ज वॉल्यूम होती है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी से छोटी होती है। जाहिर सी बात है, बॉडी की पूरी वॉल्यूम नहीं डूबी, पूरी वॉल्यूम का एक छोटा सा पार्ट डूबा है, कम पार्ट उसका डूबा है। इस केस में जो अपथ्रस्ट लगेगा वो मैक्सिमम पॉसिबल नहीं होगा, वो सिंपल अपथ्रस्ट होगा। कितना? सबमर्ज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू ग्रेविटी। इस केस में जो वेट होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू ग्रेविटी। आपको पता है कि इस केस में ग्रेविटी और ग्रेविटी सेम वैल्यू रख रहे हैं। इस केस में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ बॉडी भी सेम वैल्यू रख रहे हैं। अंतर किस में है? अंतर है वॉल्यूम सबमर्ज में और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी में। इन वॉल्यूम में से किसकी वैल्यू बड़ी है? साफ साफ दिख रहा है कि बॉडी की वॉल्यूम बड़ा है, यानी वेट बड़ा हुआ या अपथ्रस्ट बड़ा हुआ? जाहिर सी बात है वेट की वैल्यू बड़ी हुई, तो वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट। यानी कि इस बॉडी पे नेट फोर्स कहाँ को है? इस बॉडी पे नेट फोर्स नीचे को है। यानी कि अगर ये बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड है, पार्शियली सबमर्ज करके आपने इस बॉडी को छोड़ दिया, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कहाँ को लगेगा? नीचे को लगेगा। अब लोगों से पूछता हूँ कि बेटा नेट फोर्स नीचे का मतलब, लोग एकदम छूटते ही बोलते हैं नेट फोर्स नीचे का मतलब सर बॉडी नीचे जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब आप गेंद को हवा में ऊपर फेंकते हो तो गेंद जा ऊपर रही होती है, बट इट स्लोज डाउन क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होती है। तो बस मैं इसमें क्या चीज बोल सकता हूँ? उसमें ये चीज बोल सकता हूँ कि ये बॉडी है और ये आपका फ्लूइड का लेवल है। चलो मैं बर्तन भी बना देता हूँ। ये हो गया हमारा बर्तन, जिस बर्तन में फ्लूइड रखा हुआ है। ये नीले रंग की आपकी बॉडी है, पार्शियली सबमर्ज्ड है। पार्शियली सबमर्ज्ड है मतलब इस बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो नीचे को लगेगा। अगर आपने बॉडी रेस्ट से रिलीज कर दी, अगर आपने बॉडी रेस्ट से रिलीज कर दी तो बॉडी कहाँ को जाना स्टार्ट हो जाएगी? बॉडी नीचे को जाना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स नीचे को है और रेस्ट से रिलीज की है, तो ठीक है एक्सेलरेशन उसको नीचे लेके जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बॉडी क्या होगा? ये बॉडी समय के साथ नीचे जाएगी नीचे जाएगी नीचे जाएगी नीचे जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फुली सबमर्ज हो जाएगी। जब ये फुली सबमर्ज हो गई, ये बॉडी छोड़ने के बाद समय के साथ फुली सबमर्ज हो गई। फुली सबमर्ज होने के बाद क्या होगा? फुली सबमर्ज होने के बाद इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। यानी फुली सबमर्ज होने के बाद बॉडी रुक जाएगी या कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलती रहेगी? टेक्निकली देखा जाए तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलती रहेगी, क्योंकि फुल्ली सबमर्ज होते होते बॉडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर चुकी है। ये बॉडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर चुकी है, तो नेट फोर्स 0 होने के बाद वो वेलोसिटी सस्टेन रहने वाली है। फिर वो शायद फ्लूइड के कंटेनर के बॉटम से जाके टकराएगी। वो कोलिजन इलास्टिक हो सकता है, इनइलास्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ठीक है इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। पार्शियली सबमर्ज स्टेट में छोड़ोगे मतलब रेस्ट से छोड़ोगे तो नीचे जाना चालू होगी। ठीक है, तो बचपन में 9th क्लास में ऐसा पढ़ाते हैं, इट फ्लोट्स विद इट्स वॉल्यूम कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ऐसा बोलते हैं कि भाई ऐसा है, ये आपका पानी लिक्विड का लेवल है और ये बॉडी ऐसे ऐसे फ्लोट करती है। 9th क्लास में ऐसा दिखाते हैं किताबों में, यूजुअली मैंने ऐसा किताब में अपनी देखा था, पता नहीं आपकी किताब में कैसा होता है। इसमें दिक्कत पता क्या है? इसमें बॉडी को ना सरफेस से एकदम टच करके लगा देते हैं। जरूरी नहीं है कि बॉडी सरफेस पे टच करके फ्लोट करे।
हो सकता है ये बॉडी ऐसे कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो, यहाँ पे आपने बॉडी को छोड़ दिया और वो उसी सबमर्ज स्टेट में वहीं पे रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर है करते हैं। दो केस की बात कर ली, अब तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस में आप ऐसे मान के चलो, बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड से बड़ी कर ली, बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड के बराबर कर ली, बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड से कम करके देखो, ठीक है। अब इस केस में ऑब्जर्व करते हैं कि बॉडी के साथ क्या होने वाला है। फिर से मैं मान के चलता हूं कि पहले तो बॉडी को फुल्ली सबमर्ज स्टेट में देखो क्या होने वाला है। देख बेटा, एक बात तो पक्की है, अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड स्टेट में सिंक करने की टेंडेंसी रख रही है तो हमेशा सिंक करेगी करेगी, वो तो हमने सबसे पहले देख लिया था। फुल्ली सबमर्ज स्टेट में क्या होगा? सबमर्ज वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉडी की टोटल वॉल्यूम। इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल अपथ्रस्ट लगेगा विच इज इक्वल टू सबमर्ज वॉल्यूम विच इज इक्वल टू बॉडी की वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू ग्रेविटी। और वेट की वैल्यू कितनी होने वाली है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यहां पे देख रहे हैं कि जी और जी की वैल्यू सेम है, सबमर्ज वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम सेम है। डिफरेंस किस में आ रहा है? डिफरेंस डेंसिटीज में आ रहा है। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि इस केस में कौन ज्यादा है, अपथ्रस्ट ज्यादा है या वेट ज्यादा है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अपथ्रस्ट की वैल्यू वेट की वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि 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 ये क्योंकि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा है। अब बॉडी कंप्लीटली समझड है, बॉडी कंप्लीटली समझड है, पूरा का पूरा अपथ्रस्ट लग रहा है मैक्स पॉसिबल। ये मैक्स पॉसिबल अपथ्रस्ट इसके वेट से ज्यादा है, यानी कि इस बॉडी पे जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा, इस बॉडी पे जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा। यानी कि इस बॉडी को अगर रेस्ट से छोड़ दोगे तो ये बॉडी कहां भागेगी? रेस्ट से छोड़ने पे बॉडी ऊपर भागेगी, जाहिर सी बात है। अगर इस बॉडी को नीचे वेलोसिटी देके छोड़ दिया, नीचे वेलोसिटी देके छोड़ दिया, कहां जाएगी? नीचे जाएगी, बट डीसेलरेट करते हुए नीचे जाएगी क्योंकि नेट फोर्स ऊपर है। और इसी बॉडी को अगर ऊपर वेलोसिटी देके छोड़ दी तो बॉडी कहां जाएगी? ऊपर वेलोसिटी देके छोड़ा तो बॉडी ऊपर जाएगी और एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जाएगी, ठीक है। यानी कि फुल्ली सबमर्ज स्टेट में अगर आपने रेस्ट से छोड़ दिया तो वहां टिकी नहीं रहेगी, डूबेगी भी नहीं। फुल्ली सबमर्ज स्टेट पे आपने रेस्ट पे छोड़ दिया तो बॉडी ऊपर जाना स्टार्ट कर दी क्योंकि नेट फोर्स ऊपर हुआ, ठीक है। ऊपर जाके कहां पे रुकने की एकदम इक्विलिब्रियम वाला स्टेट कहां पे आता है बॉडी का, ये देखते हैं। इस बॉडी को अब मैं मानता हूं पार्शियली सबमर्ज स्टेट में। तो पार्शियली सबमर्ज स्टेट में क्या होता है? पार्शियली सबमर्ज स्टेट में मैक्सिमम पॉसिबल अपथ्रस्ट लगता है या मैक्सिमम पॉसिबल से थोड़ा कम अपथ्रस्ट लगता है? ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम पॉसिबल से थोड़ा कम अपथ्रस्ट लगेगा। पार्शियली सबमर्ज में अपथ्रस्ट की वैल्यू कम होने वाली है। अपथ्रस्ट की वैल्यू क्यों कम होती है? क्योंकि पार्शियली सबमर्ज स्टेट में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज होती है? नहीं। पार्शियली सबमर्ज स्टेट में ग्रेविटी चेंज होती है? नहीं। पार्शियली सबमर्ज स्टेट में सबमर्ज वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाती है। तो देखो, मैक्सिमम अपथ्रस्ट वेट को बैलेंस करने के लिए एम्पल अमाउंट में है या एक्सेस अमाउंट में है? मैक्सिमम अपथ्रस्ट एक्सेस में अमाउंट में है। तो वेट बैलेंस करने के लिए कितना अपथ्रस्ट चाहिए? यार वेट बैलेंस करने के लिए मैक्सिमम अपथ्रस्ट से थोड़ा सा कम अपथ्रस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि पार्शियली सबमर्ज स्टेट में अपथ्रस्ट ने वेट को बैलेंस कर लिया, पार्शियली सबमर्ज स्टेट में अपथ्रस्ट ने वेट को बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो वेट किसके बराबर है? वेट है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटी। और अपथ्रस्ट किसके बराबर है? सबमर्ज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी। और सबमर्ज वॉल्यूम के बारे में क्या कमेंट करूंगा? क्योंकि पार्शियली सबमर्ज बॉडी है तो सबमर्ज वॉल्यूम इज गोइंग टू बी लेस देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जाहिर सी बात है यार, पार्शियली सबमर्ज का एक ही मतलब होता है। क्यों? अरे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था यार कि बॉडी जब पार्शियली सबमर्ज होने वाली है तो जो वॉल्यूम डूबी हुई है वो टोटल वॉल्यूम से कम है। बहुत ही लॉजिकल बात है ये तो, ठीक है। और ऐसा मान रहा हूं कि उस पार्शियली सबमर्ज स्टेट में बॉडी पे जो नेट फोर्स है जीरो है। बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, यानी कि उस पार्शियली सबमर्ज स्टेट में अगर आपने बॉडी को छोड़ दिया, उस पार्शियली सबमर्ज स्टेट में बॉडी एग्जैक्टली वैसी की वैसी रहने वाली है, ना ऊपर जाने वाली है ना नीचे रहने वाली है। आपने रेस्ट से छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या बना? मैथमेटिकली बना ऐसा, ग्रेविटी की वैल्यू डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय जी, तो वी एस अपॉन वी बी
आ गया रो बी अपॉन रो एफ। ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन क्या है? ये फ्रैक्शन है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। आप इस चीज को क्या बोल सकते हो? आप इस चीज को बोल सकते हो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड। हो सकता है आधी बॉडी डूबी हुई है, अगर आधी बॉडी डूबी हुई है तो फ्रैक्शन की वॉल्यूम कितनी होने वाली है? फ्रैक्शन की वॉल्यूम आधी होने वाली है। 2/3 बॉडी डूबी है तो फ्रैक्शन की वॉल्यूम, फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी? फ्रैक्शन की वैल्यू 2/3 होगी। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड 1/6 फ्रैक्शन डूबा है। ये फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी जो लिक्विड के बाहर है वो है, या फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है वो है? सबमर्ज वाला है, सबमर्ज वाला। तो तुमसे पूछे कि कितना फ्रैक्शन लिक्विड के बाहर है, यार 1 में से इस चीज को माइनस कर दो। अगर 2/3 लिक्विड के अंदर है तो 1/3 लिक्विड के बाहर होगा। क्या बात है, क्या बात है, एकदम लॉजिकल। अच्छा, फ्रैक्शन ये लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी? ये फ्रैक्शन लेस देन 1 होने वाली है, ग्रेटर देन 1 होने वाली है? हमेशा लेस देन 1 होने वाली है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पानी के अंदर जो है वॉल्यूम बॉडी की वो कम है, टोटल वॉल्यूम ज्यादा है। और बॉडी की डेंसिटी बड़ी है या फ्लूइड की डेंसिटी बड़ी है? हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हम एक ऐसा केस इमेजिन कर रहे हैं जिसमें बॉडी की वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है। तो जब बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू जाहिर सी बात है लेस देन 1 आने वाली है। और जस्ट इन केस अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी मतलब Vs इज इक्वल टू Vb। तो अगर दोनों डेंसिटीज बराबर हैं तो Vs इक्वल टू Vb पे बॉडी फ्लोट करेगी, मतलब कंप्लीटली सबमर्ज स्टेट में फ्लोट करेगी। बस इतनी सी बात थी। फ्लोटेशन और सिंकिंग के कंसेप्ट में इससे ज्यादा और कोई चीजें आती नहीं है। तो फटाफट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी वगैरह क्या होती है ये सब तो आपको पता ही है। कुछ क्वेश्चंस पे गौर करते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए हमें। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर। तो वाटर के साथ मुझे क्या पता है? जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इट हैज 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड इन इट। 1/5 वॉल्यूम पानी के अंदर डूबी हुई है, यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें बॉडी को डुबाया जा रहा है, दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज्ड। और इस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 1/5 दी हुई है। तो यहां से जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है, कितनी डेंसिटी ऑफ बॉडी आ गई? 1/5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। What fraction of the volume will be immersed if it floats in a liquid? आना चाहिए if it floats in a liquid of specific gravity 1.2। अगर लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है तो उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी होने वाली है? 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कन्वर्जन डेंसिटी में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब और पाउंड्स पर लीटर, ये सब आपको कन्वर्जन आती है, मुझे पता है। मतलब आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू कि आपको ये सब आता है। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन डूबा है, किसमें? लिक्विड में। तो मैंने बोला कि जो फ्रैक्शन नए वाले लिक्विड में डूबा है, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम जो डूबा है, बॉडी अपॉन फ्लूइड, बॉडी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय फ्लूइड की डेंसिटी। बॉडी की डेंसिटी हमने निकाली थी 1/5 और फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? 1.2। इसको सॉल्व करो यार, थोड़ा कठिन है। ऐसा हो गया शायद, ये हो गया ना, 1/6 आ गया। कैलकुलेशन सही है, चेक करो एक बार। अरे सही है या नहीं बताओ ना। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो ये अपना आंसर है। अपना आंसर क्यों? क्योंकि हमसे पूछा था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम विल बी इमर्स्ड इन द न्यू लिक्विड। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं कि अपथ्रस्ट क्यों लगता है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अपथ्रस्ट क्यों लगता है, वो फैक्ट को हम बार बार यूटिलाइज करेंगे। अपथ्रस्ट इसलिए लगता है क्योंकि जो आसपास का लिक्विड है वो उस बॉडी पे एकदम वैसा फोर्स लगा रहा होता है कि उस बॉडी की जगह जो एक्चुअली लिक्विड होना चाहिए था उसको कितना फोर्स लगा था।
तो उसी लॉजिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को उस लॉजिक से मतलब रिलेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। इसका मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। डायग्राम बताने की आवश्यकता है कि डायग्राम बताने की आवश्यकता नहीं है? डायग्राम बताने की आवश्यकता नहीं है। अ सॉलिड स्फीयर का जो मास कितना दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर का मास दिया हुआ है 3 kg, ऐसा यूनिट्स में रखेंगे। सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी कितनी दी हुई है? सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी है वो 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इट इज हेल्ड स्टेशनरी रिलेटिव टू अ टैंक। एक टैंक के रिलेटिवली वो स्टेशनरी पड़ा हुआ है, टैंक के रिलेटिवली वो रेस्ट पे है, टैंक के रिलेटिवली उस स्फीयर पे नेट फोर्स 0 है। द टैंक इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो वो जो टैंक है, उस टैंक की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, उस टैंक की एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ है। कैलकुलेट टेंशन इन द थ्रेड कनेक्टेड बिटवीन द स्फीयर एंड बॉटम ऑफ द टैंक। स्फीयर और टैंक के बॉटम के साथ एक थ्रेड अटैच्ड है, ऐसा। तो ये स्फीयर है, इस स्फीयर का मास m है, ये स्फीयर और टैंक के बॉटम के साथ ऐसा। और ये मान लो कि टैंक में पूरा पानी भरा हुआ है। टैंक में क्या भरा हुआ है? टैंक में भरा हुआ है पानी, और जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ऐसा मान लो, ये डायग्राम सवाल में दिया हुआ है, एक्चुअली सवाल में कहीं लिखा नहीं है कि पानी भरा है। लिखा क्या? नहीं लिखा। हाँ, लिखा हुआ है, टैंक इज फिल्ड विद वाटर। पूरा का पूरा टैंक वाटर से फिल्ड है और स्फीयर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। ठीक है, अपने को क्या बताना है? अपने को बताना है कि ये जो पिंक कलर की रस्सी है, इस पिंक कलर की रस्सी में कितनी टेंशन है। अगर ये पिंक कलर की रस्सी स्फीयर पे फोर्स लगाएगी तो स्फीयर को नीचे को खींचने वाली है, जाहिर सी बात है, बहुत ऑब्वियस बात है। पिंक कलर की रस्सी स्फीयर को नीचे की तरफ खींचेगी। ठीक है, तो ये कंटेनर रेस्ट पे है। पता नहीं कंटेनर रेस्ट पे है मोशन में, बट एक बात तो पक्की है, इस कंटेनर की जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है। कितनी है इस कंटेनर की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ? 3 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस कंटेनर पे बैठ जाता हूं। इस कंटेनर पे बैठ के क्या एडवांटेज है? कंटेनर पे बैठ के एक एडवांटेज है कि आपको कंटेनर रेस्ट पे दिखेगा। तो आप कंटेनर पे बैठ गए, कंटेनर पे बैठने के कारण कंटेनर आपको दिख रहा है रेस्ट पे। कंटेनर अगर रेस्ट पे दिख रहा है तो ये स्फीयर भी आपको क्या दिखेगा? रेस्ट पे। यानी कि इस ऑब्जर्वर के तहत, इस ऑब्जर्वर के तहत इस स्फीयर पे नेट फोर्स टेक्निकली कितना हो जाना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जर्वर को ये स्फीयर रेस्ट पे दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं कि इस इंसान के हिसाब से स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अब बताओ, ये इंसान एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे बैठा है या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे बैठा है? ये इंसान एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे बैठा है, टैंक पे बैठा है। टैंक एक्सेलरेट कर रहा था ऊपर की तरफ। अगर टैंक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो इस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के मुताबिक इसकी एक्सेलरेशन पलटा के एक सूडो फोर्स टाइप की चीज है जो नीचे देनी चाहिए। तो या फिर ऐसा बोल लो कि एक्चुअली नीचे की डायरेक्शन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन काम कर रही थी। एक्चुअली नीचे की डायरेक्शन में कौन एक्ट कर रहा था? एक्चुअली नीचे की डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही थी। बट अब ग्रेविटी के साथ एक और सूडो एक्सेलरेशन टाइप की चीज है जो नीचे की तरफ एक्ट करने वाली है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस इंसान के हिसाब से जो जी की वैल्यू है, जी इफेक्टिव, इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी हो गई? G+A हो गई। क्योंकि ग्रेविटी तो इस इंसान को ग्रेविटी तो ऑब्जर्व होगी ही होगी, एक अलग से एक्सेलरेशन पलटा के देनी है जिसको कि हम रिलेटिव मोशन से स्टडी करते हैं। ठीक है, वो हमने बात कर रखी है रिलेटिव मोशन में। तो ये इंसान जब स्फीयर का एफबीडी बनाएगा, ये इंसान जो स्फीयर का वेट बनाएगा, उस वेट में सिर्फ mg आएगा या mg इफेक्टिव आएगा? क्या बोलते हो? mg इफेक्टिव आना चाहिए। और जो अपथ्रस्ट लगेगा, अपथ्रस्ट वैसे कितना होता है? अपथ्रस्ट होता है v रो g, वॉल्यूम सबमर्ज इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम सबमर्ज बॉडी की, डेंसिटी फ्लूइड का, साथ में ग्रेविटी की वैल्यू आएगी या इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू आएगी? इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू आएगी। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो रस्सी है, पिंक कलर की रस्सी इसको नीचे खींच रही है, और इस स्फीयर पे ऑब्जर्वर को नेट फोर्स कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। अब देखो यार, आपको साफ साफ ए की वैल्यू पता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको साफ साफ जी की वैल्यू पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आपको स्फीयर का मास दिया हुआ है, जी इफेक्टिव आपने कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, क्या वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दी हुई है? हाँ, बॉडी का मास दिया हुआ है, बॉडी की डेंसिटी दी हुई है। क्या तुम यहां से वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकाल सकते हो? बहुत आराम से निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दिया हुआ है, जी इफेक्टिव की वैल्यू दी हुई है। अगर आप इस पे नेट फोर्स जीरो करवा लो, अगर आप इसे नेट फोर्स जीरो करवा लो तो टेंशन की वैल्यू बड़े प्यार से फाइंड कर सकते हो। जरा जल्दी से बताओ कि अगर आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी आने वाली है? फटाफट बताओ। मैं आपको बताता हूँ, टेंशन की वैल्यू शायद, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, तो 26 न्यूटन आने वाली है, अगर आप इस सवाल में दी गई वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। तो सवाल हमने कैसे सॉल्व किया? सवाल हमने कंटेनर के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया। क्यों कंटेनर के रिस्पेक्ट में सवाल सॉल्व किया? यार कंटेनर के रिस्पेक्ट में बैठ के सब चीजें रेस्ट पे हैं, सब चीजें रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स जीरो, ऊपर बराबर नीचे, खत्म। ऊपर बराबर नीचे कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, क्योंकि इस सवाल में कुछ न्यूमेरिकल चीज आपसे पूछी ही नहीं गई है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ टैंक कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस मतलब वेइंग मशीन टाइप की चीज बोल लो, जो भी बोलना चाहते हो। ये बोल दिया मैंने, एक टैंक है और इस टैंक में आपके पास थोड़ा सा पानी है, और इस चीज को आपने स्प्रिंग बैलेंस पे रख लिया, वेइंग मशीन पे रख लिया, ऐसा मान लो। ये वेइंग मशीन कुछ ना कुछ ऐसा वेट दिखाएगी या कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू दिखाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? अ स्टोन ऑफ वेट W, स्टोन का वेट कितना है? W है, इज हंग एंड लोअर्ड इनटू द टैंक विदाउट टचिंग द बॉटम ऑफ द टैंक। यानी कि आपने एक पत्थर लोअर डाउन किया इस टैंक में, मे बी आपने क्या किया, रस्सी से एक पत्थर लटका दिया। ये पत्थर वैसे डूबने की टेंडेंसी रखेगा, सारे पत्थर नहीं डूबते। कौन सा पत्थर डूबेगा पानी में? सोचो, कौन सा पत्थर डूबेगा पानी में? कोई भी पत्थर डूब जाएगा, या स्पेसिफिकली वो पत्थर डूबेगा जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से बड़ी होने वाली है? ऐसा पत्थर जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से बड़ी है, वो पत्थर पानी में डूब जाएगा। और कुछ पत्थर शायद ऐसे होते होंगे जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर है, तो पानी के अंदर कंप्लीटली डूबेंगे और फिर फ्लोट करने, मतलब वहीं पे रहने की टेंडेंसी रखेंगे। और कुछ पत्थर ऐसे होंगे जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो पानी की सरफेस पे पार्शियली सबमर्ज स्टेट में फ्लोट करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ, मानो या ना मानो फर्क नहीं पड़ता, इस सवाल के जवाब पे फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है हाउ विल द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, हाउ विल द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस चेंज। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कैसे चेंज करेगी? ये पत्थर डुबाने की प्रक्रिया से, पत्थर डुबाया वर्सेस पत्थर नहीं डुबाया। पहले पत्थर नहीं डूबा था, पत्थर नहीं डूबा था मतलब पहले सिर्फ ऐसा था और पत्थर आपने ऐसे बाहर रखा हुआ था, तो कुछ ना कुछ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग थी। फिर आपने क्या किया? फिर आपने पत्थर इसमें डुबा दिया। पत्थर डुबाने के बाद स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी, सिर्फ इतना बताना है कि पत्थर डुबाने के प्रोसेस में ये वेइंग मशीन या स्प्रिंग बैलेंस जो वेट या फोर्स नापता है, जो भी, ये ज्यादा रीडिंग शो करेगा या कम रीडिंग शो करेगा? सोचो एक बार। तो सोचने के बाद या तो रीडिंग बढ़ेगी या तो रीडिंग घटेगी, दो ही ऑप्शन है। एक बात बताओ कि पानी ने पत्थर पे कहां को फोर्स लगाया होगा? पानी ने पत्थर पे नेट फोर्स ऊपर को लगाया होगा। वो अब उस फोर्स को तुम अपथ्रस्ट का नाम दे सकते हो कि पानी ने पत्थर पे जो नेट फोर्स ऊपर को लगाया है उसका नाम है अपथ्रस्ट। बहुत ही बढ़िया, बधाई हो। तो अगर पानी पत्थर पे ऊपर फोर्स लगा रहा है तो पत्थर पानी पे नीचे फोर्स लगा रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो पत्थर ने पानी पे कहां फोर्स लगाया? नीचे की तरफ। पत्थर ने जो पानी पे नीचे की फोर्स लगाया, क्या उस फोर्स का नाम अपथ्रस्ट है? नहीं, उस फोर्स का नाम अपथ्रस्ट नहीं है, बट उस फोर्स की वैल्यू अपथ्रस्ट के बराबर है, क्योंकि पानी ने पत्थर पे ऊपर को फोर्स लगाया, पत्थर ने पानी पे नीचे को फोर्स लगाया, और इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन उल्टी, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। तो पहले विंग मशीन पे कौन था? पहले विंग मशीन पे सिर्फ पानी था, ठीक है। तो वेइंग मशीन की इनिशियल रीडिंग कितनी थी? वेइंग मशीन की इनिशियल रीडिंग थी वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द टैंक। इनिशियल मतलब जब पत्थर नहीं डुबाया था आपने, तो वेइंग मशीन इतनी रीडिंग शो कर रही थी। पत्थर डुबाने के बाद
वेइंग मशीन कितनी रीडिंग शो करेगी? पत्थर डुबाने के बाद वेइंग मशीन जो है वो ये रीडिंग शो करेगी, प्लस एक अपथ्रस्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि पानी प्लस टैंक पे, पानी प्लस टैंक पे पहले नीचे कौन खींच रहा था पानी प्लस टैंक को? वेट। अब नीचे कौन खींच रहा है पानी प्लस टैंक को? वेट। बट अब पानी प्लस टैंक पे एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ गया नीचे की तरफ, किसकी वजह से? पत्थर की वजह से। यार पत्थर डूबा है तो अपथ्रस्ट तो लगेगा ना, जाहिर सी बात है। तो क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि वेइंग मशीन की रीडिंग इंक्रीज करेगी या डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। क्या कोई ऐसा केस पॉसिबल है कि वेइंग मशीन की रीडिंग इंक्रीज ना करे, एकदम वैसा रहे? पत्थर डुबाया है, पत्थर की वॉल्यूम सबमर्ज्ड है कुछ ना कुछ, पत्थर की वॉल्यूम सबमर्ज्ड है कुछ ना कुछ, तो वॉल्यूम सबमर्ज के कारण अपथ्रस्ट तो लगेगा लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा। पानी ने पत्थर को ऊपर अपथ्रस्ट दिया, पत्थर ने वही फोर्स पानी पे नीचे लगाया, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की तरफ तो आई है ना यार। तो वो क्या करेगा? वो वेइंग मशीन की रीडिंग इंक्रीज करवा देगा। आई होप आप। लेकिन सर जो जी A cube of wood supporting a 200-gram mass just floats in water. ये कहना चाह रहा है कि एक क्यूब के ऊपर एक मास रखा हुआ है, वो क्यूब पानी पे जस्ट फ्लोट करती है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि ये क्यूब है और क्यूब के ऊपर ये 200 ग्राम का मास रखा हुआ है, और ये क्यूब ऐसा, डेंसिटी कितनी मान लो? डेंसिटी मान लो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पानी में एकदम फ्लोट कर रही है। सही है ना? ठीक है। तो ऐसे केसेस में ना पानी का लेवल चेंज नहीं होगा, ये मान के चलना। अगर क्यूब ऊपर जाए नीचे जाए पानी का लेवल चेंज नहीं होगा। बहुत बड़े तालाब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पानी का लेवल चेंज नहीं होने वाला, ऐसा मैं मान के चलूंगा। ये बोल रहा है। अच्छा अभी बताओ, अभी इस केस में अपथ्रस्ट किस पे लग रहा है? अपथ्रस्ट लग रहा है क्यूब पे। ठीक है, क्यूब पे अपथ्रस्ट लग रहा है। वो अपथ्रस्ट ने क्या किया हुआ है? सिर्फ क्यूब को संभाला हुआ है या क्यूब प्लस पार्टिकल दोनों को संभाला हुआ है? अपथ्रस्ट ने क्यूब और पार्टिकल दोनों को संभाला हुआ है। सर क्यूब प्लस पार्टिकल, यानी अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द क्यूब प्लस वेट ऑफ द पार्टिकल। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि व्हेन द मास इज रिमूव्ड द क्यूब राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर। क्यूब थोड़ा सा ऊपर राइज कर गया। कितना राइज कर गया? 2 सेंटीमीटर से ऊपर राइज कर गया। ठीक है, तो ये जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर, क्यूब बाहर आ गया। अब क्या हुआ बताओ? क्यूब ऊपर इसलिए आ गया क्योंकि अब अपथ्रस्ट को सिर्फ किसे बैलेंस करना है? अपथ्रस्ट को सिर्फ क्यूब के वेट को बैलेंस करना है। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द क्यूब इन द सेकेंड केस। ठीक है, साइज ऑफ द क्यूब पूछ रहा है। साइज ऑफ द क्यूब मतलब क्यूब की एज लेंथ कितनी है, ये पूछ रहा है। चलो ठीक है, बताओ भाई। पहले अपथ्रस्ट लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले क्यूब की वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। बाद में अपथ्रस्ट लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि बाद में भी क्यूब की वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। बट पहले केस में जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो क्यूब और पार्टिकल दोनों को संभाल रहा है। दूसरे केस में जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्यूब को संभाल रहा है। बात समझ में आ गई? यानी पहले केस की अपथ्रस्ट और दूसरे केस की अपथ्रस्ट की वैल्यू का डिफरेंस, पहले केस की अपथ्रस्ट और दूसरे केस में अपथ्रस्ट की वैल्यू का डिफरेंस लोगे तो वेट ऑफ द पार्टिकल के बराबर आ जाएगा। सही है? सही है ना? यस सर। ठीक है। दूसरे केस में आपको वॉल्यूम सबमर्ज दिख रही है, कौन सी? दूसरे केस में आपको वॉल्यूम सबमर्ज दिख रही है हरी वाली, क्यूब की हरी वाली वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। क्या ये हरी वाली वॉल्यूम, क्या ये हरी वाली वॉल्यूम पहले भी सबमर्ज थी? हाँ यार, ये हरी वाली वॉल्यूम तो पहले भी सबमर्ज थी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, एग्जैक्टली यही हरी वाली वॉल्यूम पहले भी सबमर्ज थी। मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं। पर दूसरे केस में ये जो ऑरेंज वाली वॉल्यूम बाहर है, दूसरे केस में क्यूब की ऑरेंज वाली वॉल्यूम जो बाहर है, ऑरेंज वाली वॉल्यूम क्यूब की जो अभी फिलहाल बाहर दिख रही है,
क्या वो पहले भी बाहर थी या पहले वो पानी के अंदर थी? पहले वो पानी के अंदर थी। ठीक है। हाँ, तो ऑरेंज वाली वॉल्यूम को बोल दो V1, ग्रीन वाली वॉल्यूम को बोल दो V2, क्या फर्क पड़ता है? नाम दे दो। अब बताओ, पहले अपथ्रस्ट किसकी वजह से लग रहा था? V1 प्लस V2 दोनों की वजह से लग रहा था, क्योंकि वॉल्यूम सबमर्ज V1 प्लस V2 था। बाद में अपथ्रस्ट किसकी वजह से लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ V2 की वजह से लग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम सबमर्ज बाद में सिर्फ V2 है। और समय के साथ अपथ्रस्ट कम हुआ है या बढ़ गया है? समय के साथ अपथ्रस्ट कम हुआ है। अपथ्रस्ट कम क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम सबमर्ज कम हो गई है भैया। वॉल्यूम सबमर्ज कम हो जाएगी तो अपथ्रस्ट तो कम हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो बताओ डिफरेंस इन अपथ्रस्ट कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस इन अपथ्रस्ट पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में? पहले वाले केस में जो दूसरे वाले केस में अपथ्रस्ट का डिफरेंस है वो V1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी के बराबर है। क्योंकि यार वॉल्यूम सबमर्ज का डिफरेंस देखो ना पहले दूसरे केस में, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा वेट ऑफ द पार्टिकल के बराबर। सही है। V1 वॉल्यूम V1 ध्यान से देखो, V1 हो जाएगा क्यूब का एज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्यूब का एज लेंथ इंटू 2 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हो गई 1 CGS यूनिट्स में, इंटू ग्रेविटी की वैल्यू G। ग्रेविटी की वैल्यू CGS यूनिट्स में कितनी है? G है। बराबर वेट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का वेट कितना है? पार्टिकल का वेट है मास इंटू ग्रेविटी। मास को पुट किया CGS यूनिट में, ग्रेविटी को पुट किया CGS यूनिट में। लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेविटी CGS यूनिट में, राइट हैंड साइड में ग्रेविटी CGS यूनिट में। आपका यहां से A² कितना आ गया? A² 100 आ गया, तो A आ गया आपका 10। क्यूब की एज लेंथ कितनी है? 10 है, और इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, साइज ऑफ क्यूब पूछा था, साइज ऑफ क्यूब पता लगा लिया। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो अगले क्वेश्चन का जवाब आपको एकदम आपके हाथ में मिलेगा। तो अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि अ बोट फ्लोटिंग इन वाटर टैंक इज कैरिंग अ नंबर ऑफ लार्ज स्टोन्स। वाटर टैंक में बोट फ्लोट कर रही है, तालाब नहीं दिया है, टैंक दिया है। अगर टैंक दे दे या कंटेनर दे दे तो उसमें टैंक और कंटेनर में ना पानी का लेवल ऊपर नहीं जा सकता। टैंक में आपने बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बॉडी डुबा दी तो टैंक में लिक्विड का लेवल ऊपर चला जाएगा। टैंक में से डूबी हुई चीज निकाल ली तो लिक्विड का लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इस केस में कंसिडर करना है कि टैंक में पानी का लेवल ऊपर नीचे जा सकता है। बोट में क्या है? पत्थर है। और ये बोट डूब रही है या फ्लोट कर रही है? फ्लोट कर रही है, यानी बोट भी फ्लोट कर रही है, बोट के अंदर का पत्थर भी फ्लोट कर रहा है, क्योंकि पत्थर तो बोट के अंदर है। ठीक है, और टैंक में पानी है। चलिए यहां लगा देते हैं फुल स्टॉप। अब ये पूछता है इफ द स्टोन्स आर अनलोडेड इन वाटर। आपने क्या किया? स्टोन को उठाया, पानी में डुबा दिया। स्टोन को उठाया, पानी में डुबा दिया। स्टोन को उठाया, पानी में डुबा दिया। सारे स्टोन्स आर अनलोडेड एंड थ्रोन इनटू वाटर। व्हाट विल हैपन टू द वाटर लेवल? वाटर लेवल के साथ क्या होगा? स्टोन को उठा के पानी में फेंक दिया सारे स्टोन्स को, तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा या पानी का लेवल नीचे जाएगा या पानी का लेवल वहीं रहेगा? इस सवाल के 3 जवाब हो सकते हैं कि पानी का लेवल ऊपर जाएगा, वाह वाह वाह, पानी का लेवल नीचे जाएगा, वाह वाह वाह, या पानी का लेवल वहीं रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बार सोचो, एक बहुत बढ़िया लॉजिक लगाओ और उस लॉजिक से बताओ कि पानी का लेवल ऊपर जाएगा, पानी का लेवल नीचे जाएगा। तो एक तरीका सोचने का यह है, जैसे कि एक बच्चे ने शेयर किया कि सर स्टोन आपने निकाल के फेंक दिए। स्टोन फेंक दिए तो स्टोन का पानी में डूबने की वजह से और पानी डिस्प्लेस हुआ। जाहिर सी बात है, स्टोन पानी में फेंकोगे तो स्टोन पानी डिस्प्लेस करेगा। तो स्टोन पानी में डूबा, स्टोन ने पानी डिस्प्लेस किया, तो पानी का लेवल ऊपर जाने की टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि आपने स्टोन को निकाल के पानी फेंक दिया। बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? जैसे आपने स्टोन को बोट से हटाया तो बोट थोड़ा ऊपर आ जाएगी या थोड़ा और डूब जाएगी? बोट थोड़ा ऊपर आ जाएगी। तो अगर बोट हल्का सा ऊपर जा रही है, मतलब बोट की अब ज्यादा वॉल्यूम डूबी हुई है या बोट की कम वॉल्यूम डूबी हुई है? बोट की कम वॉल्यूम डूबी है। आपने स्टोन उठाया तो बोट हल्की सी ऊपर आ गई। तो बोट के ऊपर आने की वजह से
पानी का लेवल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सिर्फ बोट के ऊपर आने की वजह से, बोट हल्की सी ऊपर आई तो पानी का लेवल फॉल करने की टेंडेंसी है। क्या ये बात लॉजिक बना रही है? नीचे है ना? तो दो चीजें हो रही हैं, पानी का लेवल ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, क्यों? क्योंकि साक्षात स्टोन पानी में डुबकी मार रहा है। पानी का लेवल नीचे जाने की भी कोशिश कर रहा है, क्यों? क्योंकि बोट थोड़ी सी पानी से बाहर आ रही है। तो ओवरऑल क्या होगा? पानी का लेवल ओवरऑल नेट ऊपर जाएगा, नेट नीचे जाएगा, या उतना रहेगा? थोड़ा अब सोचो और सोचो। तो पहले इनिशियल सिनारियो है, बाद में फाइनल सिनारियो है। इनिशियल सिनारियो में जो अपथ्रस्ट है वो वेट ऑफ द बोट प्लस वेट ऑफ द स्टोन्स के बराबर है, क्योंकि बोट भी फ्लोट कर रही है और साथ में स्टोन्स भी फ्लोट कर रहे हैं ना। शुरुआत में स्टोन्स फ्लोट कर रहे हैं बोट के साथ। तो अपथ्रस्ट कितना लग रहा है? अपथ्रस्ट लग रहा है वेट ऑफ द बोट, वेट ऑफ द स्टोन्स। यानी कि अपथ्रस्ट इज सबमर्ज वॉल्यूम, बॉडी की ओवरऑल जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। इस केस में सबमर्ज वॉल्यूम किसकी है? सबमर्ज वॉल्यूम बोट की है, क्योंकि स्टोन्स तो सबमर्ज ही ना, स्टोन्स तो बोट में, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो पानी का कोई लेवल है। फाइनली क्या है? फाइनली बोट कर रही है फ्लोट और स्टोन क्या कर गया? स्टोन कर गया सिंक। अब बताओ कितने अपथ्रस्ट लग रहे हैं? 2 अपथ्रस्ट लग रहे हैं। एक अपथ्रस्ट लग रहा है बोट पे, तो आपने बोला एक अपथ्रस्ट बोट पे लग रहा है। जो अपथ्रस्ट बोट पे लग रहा है उस अपथ्रस्ट ने क्या किया? उस अपथ्रस्ट ने बोट का वेट संभाल लिया। और एक अपथ्रस्ट लग रहा है किस पे? स्टोन्स पे। तो स्टोन्स पे जो अपथ्रस्ट लगा, क्या उस अपथ्रस्ट ने स्टोन्स का वेट संभाल लिया या स्टोन्स को डूबने दिया? स्टोन्स पे जो अपथ्रस्ट लग रहा है उस अपथ्रस्ट ने स्टोन का वेट संभाल लिया, उसको डूबने दिया? डूबने दिया। ठीक है, यानी सेकंड केस में, फाइनल केस में जो टोटल अपथ्रस्ट है, एफ टोटल, एफ फाइनल, चलो एफ टोटल लिख देते हैं। सेकंड केस में जो टोटल अपथ्रस्ट है, उस अपथ्रस्ट की वैल्यू वेट ऑफ द बोट प्लस वेट ऑफ द स्टोन से कम होगी। जाहिर सी बात है, दिख रहा है कम होने वाली है। कंपेयर करो फाइनल अपथ्रस्ट को इनिशियल अपथ्रस्ट से, कौन ज्यादा है? फाइनल अपथ्रस्ट ज्यादा है या इनिशियल अपथ्रस्ट ज्यादा है? फाइनल अपथ्रस्ट और इनिशियल अपथ्रस्ट किसकी वैल्यू ज्यादा है? इनिशियल अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा है। और फाइनल अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब लॉजिक क्या बोलता है? समय के साथ अपथ्रस्ट बढ़ा या अपथ्रस्ट घटा? समय के साथ अपथ्रस्ट कम हो गया। अपथ्रस्ट कम हो गया। अपथ्रस्ट क्यों कम हुआ है? अपथ्रस्ट इसलिए कम हुआ क्योंकि ग्रेविटी चेंज हुई? नहीं। लिक्विड की डेंसिटी चेंज हुई जिसमें डुबाया गया है? नहीं। जाहिर सी बात है कौन चेंज हुआ होगा? सबमर्ज वॉल्यूम चेंज हो गई होगी। मेरा लॉजिक तो यही कहता है कि सबमर्ज वॉल्यूम चेंज हुई है, तो सबमर्ज वॉल्यूम कर गई डिक्रीज। तो इनिशियल केस में वॉल्यूम सबमर्ज्ड वर्सेस फाइनल केस में वॉल्यूम सबमर्ज्ड, फाइनल केस में कम वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। यार लिक्विड के अंदर अगर कम वॉल्यूम सबमर्ज करोगे, लिक्विड के अंदर ओवरऑल वॉल्यूम सबमर्ज डिक्रीज कर रही है। इमेजिन करो एक लिक्विड है, उसके अंदर कोई बॉडी डूबी हुई है, उस बॉडी की सबमर्ज वॉल्यूम कम हो रही है, तो लिक्विड लेवल कहां जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए? लिक्विड लेवल नीचे जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर सबमर्ज, ये इफेक्टिव सबमर्ज वॉल्यूम है, इफेक्टिव, क्योंकि पहले केस में वॉल्यूम कौन सबमर्ज कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ बोट। दूसरे केस में वॉल्यूम कौन सबमर्ज कर रहा है? दूसरे केस में बोट और स्टोन्स मिला के वॉल्यूम सबमर्ज कर रहे हैं, क्योंकि बोट भी है स्टोन भी है। पर दूसरे केस में ओवरऑल सबमर्ज वॉल्यूम और पहले केस में सबमर्ज वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि दूसरे केस की ओवरऑल सबमर्ज वॉल्यूम पहले केस की सबमर्ज वॉल्यूम से कम है। यानी इफेक्टिव वॉल्यूम कम सबमर्ज हुई है, यानी कि लेवल ऑफ द वाटर, अरे ये क्या हो गया, लेवल ऑफ वाटर गोज डाउन, ऐसा कुछ।
क्या आपको ये बात समझ में आई? लेवल ऑफ वाटर नीचे जाएगा। बोलो भाई। यस सर। बहुत ही शानदार, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें थी जिसमें हमने फ्लोटेशन और तैरना और डूबना डिस्कस किया। हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, उसके बाद बॉडी बिल्कुल नहीं डूबी, बॉडी पूरी डूबी हुई है, बॉडी बॉडी पार्शियली डूबी हुई है, और डूबी हुई वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। फिर हमने देखा कि जब बॉडी डूबी होती है तो मैक्सिमम पॉसिबल अपथ्रस्ट कब लगता है? मैक्सिमम पॉसिबल अपथ्रस्ट तब लगता है जब बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड हो, एकदम फुल्ली सबमर्ज्ड हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल अपथ्रस्ट लगता है। सही है, बहुत बढ़िया। बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है, ये बॉडी गारंटी डूबने ही वाली है। बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी के बराबर है, तो बॉडी फ्लूइड में कंप्लीटली सबमर्ज रह के नेट फोर्स जीरो कर लेगी अपने आप पे। मतलब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, बॉडी क्या कर लेगी? बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो ठीक है, बॉडी को छोड़ दो, बॉडी वहीं रहने वाली है। और अगर बॉडी की डेंसिटी कम है तो बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड स्टेट में फ्लोट कर सकती है, क्योंकि पार्शियली सबमर्ज स्टेट में वेट और अपथ्रस्ट बराबर हो जाएंगे, और फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ डेंसिटीज, किसका? बॉडी और फ्लूइड की डेंसिटी। और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और होपफुली अगली क्लास में हम फ्लूइड डायनामिक्स शुरू कर देंगे। फ्लूइड डायनामिक्स मतलब फ्लोइंग फ्लूइड, जिसमें आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं। ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू।